बंगाल में मोदी सरकार जनसंघ का सपना साकार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मोदी और शाह तक। और अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में यह भी कहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिपाही हैं हम और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम खुद को खपा रहे हैं। तो आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का साकार होना है क्या, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इस वक्त की खबरें देखिए। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रुझानों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, असम में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार, तमिलनाडु में विजय की पार्टी सबसे आगे, पुडुचेरी में भी फिर एनडीए की सरकार। और इस तरीके से ये 3 की टैली अभी के चुनावी राज्यों के नतीजों में 3 की बढ़त के साथ 3-2 दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और उधर डीएमके जो प्रमुख विपक्षी पार्टी, एक तरीके से इंडिया अलायंस के प्रमुख घटकों में से एक वो, और दूसरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों का ध्वस्त होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर। लेकिन बंगाल में मोदी सरकार, क्या ये है जनसंघ के सपनों का साकार होना, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत, बीजेपी ने 200 प्लस सीटों पर बनाई बढ़त। अब ये 203 दिखाई दे रहा है, मतलब ये है 200 पार। अब की बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 पार रुझानों में दिखाई दे रही है। टीएमसी 85 सीटों पर आगे चल रही है। नतीजे और रुझान मिलाकर 200 पार भारतीय जनता पार्टी, और रुझान और नतीजे मिलाकर 84 पर दिखाई दे रही है तृणमूल कांग्रेस। इस समय 84 पर, 203 और 84 इस समय का यह आंकड़ा, जिसमें नतीजे भी शामिल हैं और रुझान भी शामिल हैं। और अब ये जाहिर है, लगभग नामुमकिन कि अब ये नतीजे किसी ऐसी तरह पलटे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाएं। जाहिर है अब ये स्थापित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना रही है। और बंगाल विजय के बाद अमित शाह का एक पोस्ट भी सामने आया है। उस पोस्ट में उन्होंने बंगालवासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को सबक सिखाया लिखा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल नहीं पाएंगी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगी। अमित शाह ने इस नतीजे के बाद अपने पोस्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। बंगाल का खोया गौरव लौटाने और सोनार बांग्ला के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करेगी, ये भी उन्होंने लिखा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है, ये लिखा है अमित शाह ने। एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं बड़ी स्क्रीन पर, बिग वॉल पर, ये बड़ी इबारत जीत की, बड़ी वॉल पर। ये चुनाव के इतिहासों में पहली बार, चुनाव के इतिहास में पहली बार आप इस तरह की बड़ी दीवार पर ये बड़ी इबारत देख रहे हैं। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन, ये प्रचंड जनादेश, भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों के संरक्षकों को बंगाल की जनता का करारा जवाब है। ये टीएमसी के भय के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसे की जीत है, भय पर भरोसे की जीत। मेरे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है, ये लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जीत के शिल्पी कहे जा रहे हैं। अमित शाह जिनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और बाहर विरोधियों विपक्षियों में भी, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के बीच में भी चाणक्य कहा जाता है, उनका ये पोस्ट जाहिर है बहुत मायने रखता है। और ये जो उन्होंने एनालॉजी दी है, ये जो उदाहरण उन्होंने दिया है, उद्गम से लेकर, गंगोत्री से लेकर, जहां गंगा जी जाकर समुद्र में मिलती हैं, गंगा सागर तक भगवा ध्वज भाजपा का फहरा रहा है, ये लिखा है अपने पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने। टीएमसी के कई मंत्री, और यह बता रहा है कि बाकी सब अपनी जगह, लेकिन यह सख्त एंटी इनकम्बेंसी थी। मंत्रियों का हारना यह बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी। रुझानों में टीएमसी के 23 मंत्री पीछे चल रहे हैं। टीएमसी के 23 मंत्रियों का पीछे चलना यह बताता है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता के बीच भारी आक्रोश था। यहां देखिए जरा, अलग अलग मंत्रियों के नाम भी आप देख रहे हैं और वो कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं वो भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। स्नेहाशीष लगभग 6500 वोट से पीछे चल रहे हैं। यहां देखिए टीएमसी के कई मंत्री हार के कगार पर, और अभी अभी वो प्रोमिनेंट फेसेस जो कैबिनेट में रहे और इस समय हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के 23 मंत्री अभी पीछे चल रहे हैं।
भृत्य बासु 10,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब मुश्किल लग रहा है कि उस डेफिसिट को मेंटेन कर पाएंगे। चंद्रिमा भट्टाचार्य इस डेफिसिट को पार पा पाएंगे एक्चुअली, और चंद्रिमा भट्टाचार्य 4,000 वोटों से पीछे, स्नेहाशीष लगभग 6,500 वोटों से पीछे। आगे हम आपको पूरी फहरिस्त दिखाएंगे, 23 के 23 शहरों के बारे में बताएंगे कि इनमें से कौन आगे कौन पीछे। अभी तो ज्यादातर पीछे चल रहे हैं और इसका संकेत सीधा सा है, एंटी इनकम्बेंसी खतरनाक हो चुकी थी 15 सालों के शासन के बाद। टीएमसी के 23 मंत्रियों का पीछे चलना यही दिखाता है। और ममता शुवेंदु की सीट से बड़ी खबर आपके सामने रख दूं मैं। 13 राउंड के बाद ममता 5,000 वोट से आगे हैं। अभी भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। भवानीपुर में अभी काउंटिंग नहीं हो रही है। ममता और शुवेंदु काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। बताया यह जा रहा है कि यहां अंदर शायद सेल फोन के साथ ममता दीदी चली गई थी और शायद शुवेंदु अधिकारी भी, और इसके बाद यहां पर वोटिंग रोक दी गई है। क्या माजरा है, क्यों एग्जैक्टली ये हुआ है और अभी क्या स्थिति है, कब काउंटिंग रिज्यूम करेगी, इसके बारे में हम आपको जल्द जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से हर दिन पूरे दिन आपको अलग अलग जगहों से अपडेट देते रहे। इस समय क्या भवानीपुर से अपडेट है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। हमारे साथ जुड़ने वाले संवाददाताओं और मेहमानों से आपका जल्दी से परिचय करा देता हूं। अमोद राय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से दिल्ली से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन चौबे, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक दूसरी जगह से आप तक इस समय का सूरत हाल पहुंचा रहे हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमसे जुड़ रहे हैं। मेहमानों की तरफ ले चलूं उससे पहले संवाददाताओं के पास जाता हूं। रविशंकर दत्ता, आपके पास पहले भवानीपुर में काउंटिंग रिज्यूम हो गई क्या? जी बिल्कुल नहीं, भवानीपुर में काउंटिंग रिज्यूम नहीं हुआ है। आपको एक बार यहाँ का स्थिति दिखा दूँ, साफ आपको यहाँ पे पता चलेगा। एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन पिछले 3 घंटे से यहाँ पे चल रही है। ममता बनर्जी अंदर गए, उसके पहले शुभेंदु अधिकारी गए, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे दोनों गए उन लोगों का फ़ोन जो है इलेक्शन कमीशन ने कॉन्फ़िगरेट कर लिया, अपने पास रखे हैं। ममता बनर्जी की जो एजेंट्स निकल गए हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो यहाँ पे बीजेपी के एजेंट्स थे वो कुछ बाहर आए थे। तो अभी फिलहाल जो स्थिति बना हुआ है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि सोर्स मुताबिक हम लोगों को जो पता चल रही है कि काउंटिंग नहीं हो रहा है। ईसीआई भी अपना वेबसाइट में 13 राउंड के बाद काउंटिंग यहाँ पे पूरा हॉल्ट कर दिया है। और यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि लास्ट काउंटिंग तक 5,000-5,500 वोट में लीड में थे, उसके बाद 5 राउंड में क्या हुआ है अभी तक वो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। उसका कोई खबर ना तो ईसीआई दे रहा है ना तो यहाँ पे दिया जा रहा है। एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, कब तक ये सिचुएशन चलेगा ये कहना मुश्किल है। आरोप प्रत्यारोप का सिचुएशन नहीं, तो ये हुआ क्यों है, एग्जैक्टली हुआ क्यों है, किस घटना की वजह से ये काउंटिंग हॉल्ट हुई है? देखिए, मैं क्रोनोलॉजी थोड़ा आपको बता देता हूं। पहले 2-2:30 बजे कांग्रेस के जो यहाँ पे कैंडिडेट है प्रदीप प्रसाद, उनके जो काउंटिंग एजेंट्स थे वो निकल गए और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर मारपीट किया गया है, धक्का मुक्की किया गया, ज़बरदस्ती उनको यहाँ से निकाला गया है। और यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो है उन पर आरोप ये था उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये छोटी बात हम लोगों को इसीलिए लगी क्योंकि प्रदीप प्रसाद जो है 12-13 राउंड के बाद 800-850 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला था। लेकिन इसका बाद जब ममता बनर्जी के जो काउंटिंग एजेंट्स है और वो खुद काउंसिलर के हस्बैंड है, वो जब यहाँ पे निकल गए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनको मारा पीटा गया है, धक्का मुक्की हुआ है और ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे निकाला गया है। जब ये आरोप हुआ उसके बाद ही तुरंत हम देखे कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुँचे और इसके बाद ही ममता बनर्जी यहाँ पे पहुँच गई। अब दोनों अंदर जब गए, दोनों के पास ही मोबाइल फ़ोन थे, शायद भूल से वो ले गए। ममता बनर्जी आईडी कार्ड गिर गए थे, वो आईडी कार्ड देके उनको छोड़ा गया। लेकिन अंदर जाने के बाद खबर आई कि दोनों का जो फ़ोन है वो कॉन्फ़िगरेट कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। लेकिन अंदर क्या हुआ, क्यों यहाँ पे जो काउंटिंग है वो स्टॉप्ड है, क्यों यहाँ पे धक्का मुक्की हुई, सेंट्रल फोर्स रहते हुए भी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट और कांग्रेस के एजेंट निकल के वो आरोप लगाए सेंट्रल फोर्स के ऊपर। रविशंकर दत्ता, आपके पास वापस लौटा हूं। रविशंकर दत्ता, हमारे संवाददाता जो आपको बता रहे हैं भवानीपुर में इस समय मामला फंसा हुआ है, गिनती रुकी हुई है, लेकिन यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब यहां देखिए एक्स पर यह पोस्ट आ चुका है। बीजेपी's record win in West Bengal would not be possible without the efforts and struggle of countless karyakartas over generations. I salute them all. For years they have worked hard on the ground, overcome all sorts of adversities and spoken up about our development agenda. They are the strength of our party. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जीत बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित की है। उन्होंने जो लिखा है वो आपके सामने, उन्होंने कहा है ये पीढ़ियों का संघर्ष है, ये कुछ सालों का नहीं। उन्होंने लिखा है ये पीढ़ियों का संघर्ष है।
तमाम तरह की दुश्वारियों को झेलने के बावजूद जिन्होंने हमारे विकास के एजेंडे को लोगों के सामने रखा और जिसको लोगों ने पसंद किया, सब्सक्राइब किया, असल में यह कार्यकर्ताओं की जीत है। दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट गृह मंत्री के बाद गृह मंत्री ने कहा आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का परचम लहरा रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। इन तमाम खबरों के बीच आइए मेहमानों से भी आपका परिचय करा देता हूं। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। यशवंत देशमुख देश के मशहूर सेफोलॉजिस्ट हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाकी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनके पास भी लेता जाऊंगा। देवी को उसकी शक्ति के साथ जहां लोग खासतौर से देखना चाहते हैं वो है वेस्ट बंगाल, और शायद इसीलिए संसद में जो आपने होता हुआ देखा, बेशक वहां पर प्रतिपक्ष की तरफ से बात कही गई कि आप तो डेमोलिशन को इसके जरिए पास कराना चाहते हो, महिला आरक्षण तो पहले ही पास हो गया था, लेकिन ये बात कनेक्ट कर गई लगता है वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ। और यहां आप देख रहे हैं खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला की तर्ज पर बने हुए गीत पर लोग थिरक रहे हैं। अकल का ताला किसका बंद हुआ और किसका खुला, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यशवंत देशमुख जी के पास पहले चलते हैं। यशवंत देशमुख जी, क्या यही महिला कार्ड ट्रम्प कार्ड साबित हो गया इस जीत, क्या ये जीत उसी की बदौलत है? जी, महिला कार्ड तो ट्रम्प कार्ड पिछले कई सालों से अब साबित हो रहा है और मुझे लगता है कि ये चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महिला कार्ड पहली बार सर थोड़ी देर आपको रोक सकता हूं आपकी आज्ञा से प्लीज। ये देखिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं क्विकली, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। Well, look, I think the impeachment issue is not totally, though it has been rejected by the presiding officers, I believe it has gone further up the chain for further consideration. So we're going to have to see what comes out of that. As far as the Election Commission as a principle is concerned, it really has to be above suspicion. The old line about Caesar's wife. No one should be able to raise any suspicion about the behavior of Caesar's wife, and the same applies to the Election Commission, because all of us, we are trusting in every election the fate and self-respect of our democracy in the hands of the Election Commission, and their professionalism, their integrity is extremely important. I think that's something which no one can truly disagree with. We need an Election Commission that is truly of the highest standards of conduct, and that should be the aspiration of all. What will be the future of India Alliance from now onwards? Look, there are some good signs. In Kerala, the alliance did very well, except, of course, that the CPM and the Congress are not allied in Kerala, but they are allied nationally. In Tamil Nadu, we stayed together with our India Alliance partners, including the left parties, the League. शशि थरूर जिनसे अब इंडी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि केरल में किस तरीके से अच्छा किया है अलायंस ने, लेकिन वो साथ में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सीजर की पत्नी की तरह ये किसी भी डाउट से ऊपर होना चाहिए, किसी भी तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वाकई वो ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहां आप देख रहे हैं अमित शाह पहुंच चुके हैं, और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब पहुंच रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे, उस समय भी आपको हम यहां ले चलेंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं भास्कर सिन्हा रॉय, जो कि टीएमसी एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ शुभ्रांश राय भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, उनके साथ भी आपका परिचय कराऊंगा। रोहन गुप्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ शशि थरूर किस बात का इशारा कर रहे हैं शुभ्रांश? क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर ये स्पर्शन सब भी कास्ट किए जाएंगे? क्या अभी ये संदेह हैं? देखिए दिनेश जी, ऐसा है, दो बड़ी बड़ी बातें हैं। पहले डेमोक्रेसी में वोटर जो है वो अपना लीडर चुनता था, लेकिन आज जो दौर है, मेरा देश बदल रहा है, जिसमें लीडर जो है अपना वोटर चुन रहे हैं SIR के द्वारा। खैर इस बात को हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि आज जीत का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की सफलता पाई है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई, और स्वयं कांग्रेस को भी बहुत सारी बधाई, क्योंकि हमने भी अपनी एक फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनाई है केरला के अंदर। लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा कहना चाहता हूं दिनेश जी। आपकी स्क्रीन पे दिनेश दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, क्या केरल आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं ठीक है, नहीं केरल
स्क्रीन में, चिंता ना करिए, बंगाल से बड़ा दिखा। असम, केरल, तमिलनाडु सब है सर। दोनों का रंग लाल है। अब आपने अच्छा तमिलनाडु का जिक्र किया। देखिए, कहावत है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा स्वयं करता है। और वो स्थान जहां राम के ईश्वर बैठते हो या जिसके ईश्वर वो बैठते हो, रामेश्वर, अगर वहां पे धर्म के बारे में या सनातन के बारे में कोई कहे कि ये हैजा, डेंगू, मलेरिया है, उसका हस्त्र यही होना सुनिश्चित था। इस लाइन को आप शब्दों में लिख लीजिए कि धर्मो रक्षति रक्षता, इससे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये बात आपने क्या, सुभ्रांश जी, ये बात कांग्रेस ने क्या डीएमके को तब समझाई थी जब ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था, डेंगू मलेरिया वाला? दिनेश जी, मुझे नहीं मालूम कि ये बात उस समय कांग्रेस ने उनको समझाई थी या नहीं समझाई थी, लेकिन एक बात मैं आज आपको समझा देता हूं कि सनातन, शंकराचार्य और मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तीन वो धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द ही ब्रह्मांड चलता है। अब यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं और विपिन चौबे हमको लगातार वहां से और अमोद राय जानकारियां भी दे रहे हैं। इस समय क्या अपडेट है और क्या प्रधानमंत्री आप पहुंचने वाले हैं, क्या पता चल रहा है विपिन? देखिए, फिर भी एक बार मैं आपको तस्वीरों से पूरा राउंड अबाउट दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। पूरा महफिल सज चुकी है और मंच पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेव आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े यहां पर नजर आ रहे थे। नारे लगवाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा नारा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि गौमुख से गंगा तक अब सिर्फ भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। और बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और इसके जरिए दिखाने की कोशिश है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष कितना लंबा रहा है। 2 से लेकर आज तक का सफर ये छोटा सफर नहीं होता है और उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। आप लोग गमछा लहरा रही थी, क्या संदेश है, जरा लहरा कर दिखाइए और संदेश बताइए, क्या है संदेश है, यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दे रही हूँ कि रत्नों में अनमोल है मोती, अनबोले का बोल है मोदी, युवा हृदय सम्राट देश का, नमो नमो है मंत्र देश का। क्या बात है। तो आप लोग कहाँ से हैं ये बताइए, कहाँ से दादा? आंध्र प्रदेश से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी। मैं बंगाल से हूँ। तो बंगाल में इस तरह के चुनाव और परिणाम की कल्पना की थी कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। 15 साल में जैसे हालत बना हुआ था, बंगाली हिंदू लोग डरे हुए थे। आज मोदी जी, शाह जी के नेतृत्व में लोगों को बल मिला और बंगाल में परिवर्तन हुआ और जिहादी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। और इधर यशवंत देशमुख कह रहे हैं संदेश खाली वाले मामले में भी देख लीजिए, उधर भी यहां विक्ट्री ये बता रही है कि असल में ममता लॉ एंड ऑर्डर को, खासतौर से महिलाओं के मामले में एट्रोसिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये संदेश महिलाओं के बीच में जा रहा था। यहां आरजी कर वाले मामले में भी वही संदेश इस समय प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। इस बात पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज जो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी कामयाबी मोदी मैजिक से मिली है। इसकी तरफ चलेंगे, लेकिन तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को लेकर कहा है टीवीके को जीत की बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए को वे वोट जिन्होंने दिया उनका आभार। उनका पोस्ट कह रहा है टीवीके को बधाई। इन नतीजों के बाद वो जो एसआईआर की बात की जा रही थी, वो जो 90 लाख में 27 लाख वोटर्स की बात की जा रही थी, जो असल में एडजुडिकेशन के हवाले ही रह गए, क्या ये चीजें भी आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेंगी या अब इन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हमने जो अभी तक का, जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज पर बात करना है तो पास्ट प्रेसिडेंस देखते हैं, उदाहरण क्या है, क्या चला आ रहा है। बिहार के एसआईआर की चर्चा अब आप कितनी करते हैं या विपक्षी पार्टियां कितनी करती हैं? पहले जो इस तरह के घटनाक्रम हुए तो वोटर लिस्ट की चर्चा होती थी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की बात की थी, अब उसकी कितनी चर्चा होती है? राइट। किसी भी ऐसे प्रोसेस में जब कुछ होगा तो उस पर चर्चा होती है और उस पर विपक्षी पार्टी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, कहीं अगर उसमें सब्सटेंस होगा तो आने वाले दिनों में भी चर्चा होगी, वरना वो तात्कालिक तौर पर मुद्दे के तौर पर उछाला जाएगा और सब्सटेंस नहीं है, उसके पैर नहीं है, तो आने वाले दिनों में ना वो चलेगा ना उस पर चर्चा होगी। मैं यशवंत देशमुख जी के पास जाना चाहता हूं। यशवंत जी, एक तो आपकी बात अधूरी रह गई थी बीच में, क्या महिला ही क्या वो लिमिटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, क्या वो महिलाओं का मुद्दा ही है? और दूसरे, क्या वाकई अब इस 90 लाख और 27 लाख पर चर्चा नहीं होगी? देखिए, महिला मतदाताओं की चर्चा इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट देने में महिला मतदाताओं का योगदान आपको दिखा था और उसको कभी 10,000 के नाम पे, कभी बहन और कभी लाडली बहन के नाम पर तमाम तरीकों से केवल लाभार्थी योजना के इर्द गिर्द उसको समेट के रख दिया गया था कि चुनाव दोबारा जीतना है तो महिलाओं के खाते में वोट कुछ पैसे डाल दो और तुम चुनाव दोबारा जीत जाओगे। सवाल यह है
वो सारे चुनाव एक तरफ और महिलाओं से जुड़ा हुआ ये चुनाव एक तरफ, क्योंकि महिलाओं ने यहाँ पर एक महिला सुपर लीडर को भी हारने पे विवश किया। केरल इसलिए क्योंकि जब बात सुरक्षा और अस्मिता की आती है तो वहां पर सारी लाभार्थी योजनाएं फेल हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में जिस परिवर्तन के वादे के साथ में ममता दीदी आई थी, उन्होंने नीचे के लेवल की उगाही और आतंक की वो सारे तंत्र को लॉक स्टॉक एंड बैरल अपने टीएमसी में अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके ऊपर 30 सालों तक लेफ्ट फ्रंट का टेरर नेटवर्क चला था। राइट। और आप महिलाओं का पूरा वोट आपको पड़ा, लंबे समय तक पड़ा, लेकिन जिस समय सुरक्षा कारणों के ऊपर और अस्मिता के ऊपर आंच आई तो महिलाओं ने उस सारे प्रलोभनों और लाभ को एक कोने करके उसके ऊपर आगे जाकर के वोट दी। मुझे लगता है आरजीकर मामले में अब जो पीड़िता की मां है उनकी जीत देखिए आप, उनकी प्रचंड जीत भी यही दिखा रही है जो आप कह रहे हैं। रत्ना देवनाथ इस पोस्टर जिसे वुमेन कह सकते हैं, इन चुनाव का अगर एक चेहरा आपको चाहिए तो वो रत्ना देवनाथ यानी उस पीड़िता की मां। तो ये बात मैं दोहरा देता हूं हमारे दर्शकों के लिए। यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि अगर इन चुनावों का एक पोस्टर फेस आपको चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तो रत्ना देवनाथ हैं। आरजीकर मेडिकल वाले मामले में पीड़िता जो थी, जो कि असल में बलात्कार के बाद जिसकी हत्या भी कर दी गई थी, उसकी मां। अब यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं और विपिन चौबे हमको लगातार वहां से और अमोद राय जानकारियां भी दे रहे हैं। इस समय क्या अपडेट है और क्या प्रधानमंत्री आप पहुंचने वाले हैं, क्या पता चल रहा है विपिन? देखिए फिर भी एक बार मैं आपको तस्वीरों से पूरा राउंड अबाउट दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। पूरा महफिल सज चुकी है और मंच पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेव आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े यहां पर नजर आ रहे थे। नारे लगवाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा नारा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि गौमुख से गंगा तक अब सिर्फ भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। और बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और इसके जरिए दिखाने की कोशिश है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष कितना लंबा रहा है। 2 से लेकर आज तक का सफर ये छोटा सफर नहीं होता है और उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। आप लोग गमछा लहरा रही थी, क्या संदेश है जरा लहरा कर दिखाइए और संदेश बताइए क्या है संदेश है, यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दे रही हूँ कि रत्नों में अनमोल है मोती, अनबोले का बोल है मोदी, युवा हृदय सम्राट देश का, नमो नमो है मंत्र देश का। क्या बात है। तो आप लोग कहाँ से हैं ये बताइए, कहाँ से दादा? आंध्र प्रदेश से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी। मैं बंगाल से हूँ। तो बंगाल में इस तरह के चुनाव और परिणाम की कल्पना की थी कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। 15 साल में जैसे हालत बना हुआ था, बंगाली हिंदू लोग डरे हुए थे। आज मोदी जी, शाह जी के नेतृत्व में लोगों को बल मिला और बंगाल में परिवर्तन हुआ और जिहादी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। और इधर यशवंत देशमुख कह रहे हैं संदेश खाली वाले मामले में भी देख लीजिए, उधर भी यहां विक्ट्री ये बता रही है कि असल में ममता लॉ एंड ऑर्डर को, खासतौर से महिलाओं के मामले में एट्रोसिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये संदेश महिलाओं के बीच में जा रहा था। यहां आरजीकर वाले मामले में भी वही संदेश इस समय प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। इस बात पर मैं आपके पास तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को लेकर कहा है टीवीके को जीत की बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए को वोट जिन्होंने दिया उनका आभार। उनका पोस्ट कह रहा है टीवीके को बधाई, जीतने वाले को बधाई और एनडीए को जिन्होंने वोट दिया उनका बहुत आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पश्चिम बंगाल को लेकर एक पोस्ट किया और उसके बाद अब उन्होंने तमिलनाडु को लेकर भी पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है ग्रेटिट्यूड टू द वोटर्स ऑफ तमिलनाडु हु सपोर्टेड द एनडीए in assembly elections. We will always remain at the forefront in addressing people's issues and improving their lives. Congratulations to TVK on their impressive performance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमिलनाडु के संदर्भ में बात कही है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था आज की भारतीय जनता पार्टी की बंगाल वाली जीत खासतौर से और बाकी जगहों पर भी देखिए, असम में किस तरीके से बढ़ा हुआ मैंडेट उनको मिला है, किस तरीके से पुडुचेरी में वो रिपीट कर रहे हैं और यहां पर भी देखिए तो जिन एआईएडीएमके के साथ गए असल में उसको पहले के मुकाबले लोगों ने पसंद किया है। डीएमके जाहिर है उसको डाउन होता हुआ देख रहे हैं आप। ये जो मैजिक है वो किस वजह से है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में क्या कहा था वो सुनिए जरा।
बंगाल के चुनाव नतीजे बंगाल का भविष्य तय करेंगे। बलिया आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार ये भी मोदी है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया, अब एक मौका मोदी को दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बात कही कि हर एक सीट पर आपका कैंडिडेट मैं ही हूं, तो इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया टीएमसी ने, उस वक्त आपने देखा था डेरेक ओब्रायन सामने आए थे और चुनाव के पहले वो ये कह रहे थे, एक्चुअली बढ़े हुए परसेंटेज को देखकर वो उत्साहित हो गए थे और उनको लग रहा था ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, और वो उन्होंने सामने आकर ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाने की स्थिति में क्या आप रिजाइन करेंगे। जाहिर है वो स्थिति नहीं बनी। अब डेरेक ओब्रायन इस बारे में क्या कहते हैं, क्या वो कुछ कहते भी हैं, इस पर लोगों की निगाहें हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं जानना चाहूंगा भास्कर सिन्हा रॉय, जो कि टीएमसी की तरफ रुझान रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका नजरिया भी जानने लगूंगा। ये क्या कॉन्फिडेंस कहना चाहिए प्रधानमंत्री का, जहां पर ये बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकता था कि वो कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि हर जगह पर मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन जो वो आंक रहे थे, जो वो देख रहे थे, वो सच साबित हुआ। देखिए, पहले दफा तो बंगाल में इसी बार चुनाव जो हुआ है, ये रिलीजियस सेंटीमेंट का कंसोलिडेशन हुआ। इसका हिंदी में क्या कहा जाता है मालूम नहीं है। जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उसका कंसोलिडेशन हुआ है, इसीलिए हिंदू और मुसलमान करके जो चुनाव हुआ है। सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक खबर आपको भी बता देता हूं, अपने दर्शकों को भी बता देता हूं। ममता और शुवेंदु के बीच भवानीपुर में जो गैप था वो कम हो गया है। भवानीपुर में ममता की बढ़त कम हुई है और ये बहुत बड़ी खबर है। पहले तो यहां हॉल्ट हो गया था काउंटिंग, अभी बताया जा रहा है कि ये गैप कम हुआ है। ममता 14वें राउंड में 3830 वोटों से आगे हैं। मतलब जाहिर है पहले जो उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी वो कम हुई है। ममता शुवेंदु के बीच तेजी से वोट का अंतर घट रहा है। अपनी बात पूरी कीजिए भास्कर साहब। हाँ देखिए, ये तो होते रहेगा। अभी तक तो चुनाव का मतलब नतीजे नहीं आया। 12 घंटा होते को जा रहा है, 10 घंटा, इतना स्लो, मतलब बंगाल में इतना स्लो करके कैसे काउंटिंग हो रहा है ये हमें तो मालूम नहीं पड़ रहा, किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है। तो इतना टाइम लगाया, इतना टाइम से किसी में जगह पे दिखेगा, अभी तक नतीजे नहीं आए। दूसरी बात यह कि रिलीजियस कंसोलिडेशन जो हुआ है, मतलब इसमें इस बार चुनाव में ये हिंदू मुसलमान और बांग्लादेश ये वो जो कह के लोगों को जो भड़काया गया, इसमें कामयाब हुए हैं, बीजेपी को कामयाब हुए थे दफे। लेकिन ये देखा जाएगा पूरा अंत तक कहां तक पहुंचता है, कहां नहीं होता है। मैं इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, जब भास्कर साहब अपनी बात नहीं कह रहे हैं, भास्कर साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इस बीच जो हेडक्वार्टर से, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से तस्वीरें आ रही हैं। पहले गृह मंत्री वहां पहुंचे हेडक्वार्टर, सबसे कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच गए हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनका मनोबल जाहिर है आज 7वें आसमान पर है और उसी जोश में ये दोनों नेता भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। पहुंचने से पहले उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में एक और एक तमिलनाडु के संदर्भ में। कार्यकर्ताओं की जीत इसे करार दिया है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा है पीढ़ियों का संघर्ष था ये, आज ये पीढ़ियों के संघर्ष के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। और उन्होंने कहा है मैं अपने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में उन्होंने एनडीए को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया है। टीवीके को नंबर 1 पार्टी बनने पर बधाई दी है। भास्कर साहब अगले 15 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, अगले मेहमान के पास जाता हूं। देखिए, ये तो जो मैंने कहा है कि रिलीजियस सेंटीमेंट के आधार पर हुआ है, लेकिन ये जो भ्रम, लोगों का जो भ्रम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और हम लोग इंतजार करेंगे पूरा नतीजा आने तक, तब विश्लेषण कर पाएंगे कहां पर क्या चुनाव में क्यों इतना डिफरेंस हुआ है। और बहुत सारी जगह पे देखिएगा डिफरेंस बहुत ज्यादा है और किसी जगह में बहुत कम है। और रिलीजियस देखिएगा अल्पसंख्यक जहां पर है वहां पर पूरा टीएमसी को वोट मिला और हिंदू बंगाली जो है उन लोगों का वोट बहुत बीजेपी के पास गया है। ये अभी तक तो हिंदू बंगालियों का वोट बीजेपी के पास गया है और मुस्लिम्स का वोट टीएमसी के पास आया है। आप ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रिलीजियस कंसोलिडेशन करने में कामयाब रही। ये कमाल की बात है। आप इधर मुसलमानों का वोट गिन रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन उधर आप कह रहे हैं कि जो बंगाली हिंदू हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। मोदी मैजिक का बंगाली टच क्या है जरा उसको भी देखिए। मोदी ने ये एंश्योर किया कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो वहां जाकर काम करते हैं उनको बाहर से आए हुए लोगों के तौर पर जो पोर्ट्रे किया जाता है वो अब और नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया वो बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंश्योर किया और ये उनकी बातों में भी झलका,
उनके भाषणों में भी झलका। भाषण में कई जगह बांग्ला भाषा का इस्तेमाल जब किया उन्होंने, उसमें भी झलका। पिछली बार कैंपेनिंग के दौरान उनको जो लगा शॉर्ट कमिंग्स थी, इस बार उससे परहेज किया। मसलन इस बार दीदी और दीदी कहते हुए मंच से आपने उनको नहीं देखा होगा। मोदी मैजिक का बंगाली टच, उन्होंने फुटबॉल खेला, हालांकि कैंपेनिंग ओवर हो गई थी, वो सिक्किम गए और सिक्किम में फुटबॉल, क्योंकि आप जानते हैं फुटबॉल से बंगाल किस तरीके से कनेक्ट करके खुद को देखता है। काशी में उसके बाद उन्होंने महिला सम्मेलन भी किया, जिस दिन दूसरे फेज की वोटिंग चल रही थी उसके एक दिन पहले वो महिला सम्मेलन, जहां बंगाल में महिला वोटों को उन्होंने एक तरीके से साधा और उन्होंने ये कहा कि ये विपक्ष है जो रोड़ा बन गया, वरना हम महिला सशक्तिकरण चाह रहे थे। झालमुड़ी, जानते हैं आप बंगाल में मुख्य रूप से स्नैकिंग इसी की होती है, बंगाल का प्रसिद्ध एक तरीके से नाश्ता कह लीजिए। हिल्सा का जिक्र, बंगाली रसोई का हिस्सा है जो मछली, उसका जिक्र किया गया। पाड़ा और अड्डा, पाड़ा मतलब क्लब्स, अड्डा मतलब अड्डे, मोहल्ले में अड्डे की सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव का लोकल उदाहरण उन्होंने दिया। और ये दिल्ली में वर्चुअली बंगाल की दुर्गा पूजा का जब उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद आपने देखा वो पूजा में शामिल भी हुए, पंडालों में सिंदूर खेला और धुनुची नाच में उन्होंने हिस्सा लिया। ये कुल मिलाकर बंगाल के साथ हमारा पूरा कनेक्ट है, हम बाहर के लोग नहीं हैं, बंगाल की संस्कृति हमारी संस्कृति है, ये बात लोगों में पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब हुए। बांग्ला भाषा उन्होंने बोली, बंगाली धोती कुर्ता में वो दिखाई दिए और इस तरीके से एक संदेश टेसिटली जो वोटर्स तक पहुंचना चाहिए था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये मोदी मैजिक है। अब जरा देखिए यहां बंगाल विजय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिनको उन्होंने क्रेडिट दिया है, उनकी भी भूमिका समझिए। बहुत जल्दी से ये भी देखिए और उसके बाद हम चर्चा पर आगे जाते हैं। किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई, ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और जाहिर है अमित शाह स्ट्रैटेजी को पायनियर करते हैं। हर बूथ पर 20 से 25 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई गई थी ताकि बूथ मजबूत किया जा सके। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में, और ये बात अपने पोस्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, शाम के समय चाय पे चर्चा और पाड़ा बैठकें उन्होंने किस तरीके से की, ये भी कि फुटबॉल प्रेमियों के साथ छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के जरिए वो किस तरीके से लोगों से जुड़े लोग, वोटरों को घर से निकलने में पूरी मेहनत की लोग निर्भीक होकर बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। डर दूर करने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप का उन्होंने नेटवर्क बनाया। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पंडालों में सक्रियता उन्होंने दिखाई और इस तरीके से, और जाहिर है आपने देखा क्या कई केंद्रीय चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, मनोज तिवारी हो, अनुराग ठाकुर हो, मछली खाकर बंगाली खान पान को समर्थन देने की उन्होंने कोशिश की और ये बताया कि हम इस संस्कृति से अलग नहीं है। हालांकि इसको लेकर आलोचना भी बहुत हुई कि आप एक जगह दूसरा नियम रखते हैं और दूसरी जगह दूसरा। सोनार बांग्ला कैंपेन के तहत सुझाव पेटी घर घर पर ले गए, लोगों ने सुझाव दिया, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, जो भरोसा पत्र दिया गया। टीएमसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला संदेश भी उन्होंने पहुंचाया। इस तरीके से वो प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कार्यकर्ता, इन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाने की कोशिश की है। हर्षवर्धन, लेकिन आप समझते हैं कि ये प्रयास पिछले दफा भी हुए थे और तभी ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे थे, उनका आकलन भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार ही सरकार बनाने वाली पोजीशन में पहुंच रही थी, लेकिन तब क्या नहीं हुआ जो इस बार हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछली बार जो बोगस वोटिंग थी, जो छापा वोटिंग थी, उसको पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हुई। इस बार SIR डिलीशन और CAPF की तैनाती बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति शासन बिना लगाए राष्ट्रपति शासन वाला कूलिंग ऑफ पीरियड दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए, 2021 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इतनी हिंसा हुई थी कि उन्हें भागकर धुबरी जाना पड़ा था असम। इस बार बीजेपी ने इसका बहुत ध्यान रखा कि किसी भी कीमत पर सड़क पर लड़ाई न हो, हिंसा न हो, मारामारी न हो, वो चुपचाप अपनी रणनीति पर काम करते रहे और इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत आक्रामक कैंपेन नहीं दिखी। धीरे धीरे उसको उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्टअप किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए। आप सोचिए, उन्होंने फुटबॉल क्लब को पैसे दिए, टूर्नामेंट कराए, बैठके की, ये सब अब ये खबरें आ रही, यानी उसका उन्होंने प्रचार नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इसको बंगाल में करना है। और जो सबसे बड़ी बात, जमीन पर पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की टीम वहां काम कर रही थी, लेकिन अमित शाह एक एक मैपिंग कर रहे थे, उसका ये परिणाम सामने दिखता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर नजर आते हैं। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स भी हुई हैं क्या? जैसे विपक्ष को एकजुट होकर जिसको लड़ना चाहिए था, क्या वो स्कैटर्ड दिखाई दिया और इसी वजह से उसका वोट भी बटा? क्या इसीलिए मैं ये सुभ्रांश के पास जाऊंगा तो ये सवाल लेकर, लेकिन पहले जनसंघ का सपना साकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में इसका जिक्र किया था, क्या कहा था सुनिए पहले। मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हम
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं। हम मां भारती के सेवक हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उसके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं। वो जो सपने देखे गए थे उसके लिए हम अपने जीवन को खपा रहे हैं। जनसंघ का सपना साकार, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार। किस तरीके से, क्यों, ये जरा देखिए कैसे ये कनेक्शन है और कैसे यहां भी धरती गोल है, इसका उदाहरण आपको मिल रहा है। वो जो सफर शुरू हुआ उसमें कैसे बंगाल महत्वपूर्ण था और जब एक फुल सर्कल आज दिखाई दे रहा है, कैसे जनसंघ का वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। 1952 लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी और ये 3 सीटें कौन कौन सी थी? कलकत्ता दक्षिण पूर्व थी, मेदिनीपुर था और पाली सुरोही की इधर राजस्थान वाली सीटें, ये जनसंघ ने तब जीती थी। अब जरा आगे आ जाइए। 1952 बंगाल चुनाव में 126 में से 9 सीटें, बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल चुनाव की, 126 में से 9 सीटें। 1977 में बंगाल चुनाव में जनता पार्टी के तौर पर 29 सीटें जीती गई थी और फिर अब कट टू 2021, 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में लाई और इस बार 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जनसंघ का सपना है जो साकार हुआ है। क्या इसको अगले 20 सेकंड में आप समराइज कर सकते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी की? क्या वाकई, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो जो अलख जगाई थी वो टिमटिमा कर ही सही जलती रही जो आज प्रचंड ज्वाला दिखाई दे रही है? देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। जब वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम के 150 वर्ष पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र बुलाते हैं, तो किसी को ये समझ में नहीं आया था कि ये बंगाल से कैसे, चुनाव पे कैसे प्रभावित करेगा। जब हम कहते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि है, रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, तो ये इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद की भूमि है और मुझे लगता है कि उसको यहां तक राजनीतिक तौर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उस चेतना को यहां तक पहुंचाने का काम कर दिया। जेपी नड्डा भी अभी आपको वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए, तो ये 3 बड़े नेता वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हम अपने संवाददाताओं के पास वहां जाएंगे और समझेंगे। शुभ्रांश, केवल 15 सेकंड में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 294 पर आप अकेले ना गए होते, आप लोग अगर एकजुट होते, वैसे वो बहुत आदर्श परिकल्पना है, तो क्या ये नतीजे कुछ और होते? दिनेश जी, बीजेपी को 45% वोट मिला है और 204 सीटें मिली है। टीएमसी को 41%, लेफ्ट को 6% और कांग्रेस को लगभग 4%। जोड़ लीजिए 41, 45, 51% का वोट अपोजिशन के पास था। अगर इंडिया अलायंस जो दिल्ली में दिखता है, अगर वो इंडिया अलायंस बंगाल में होता तो ममता जी अपनी सरकार में रहती। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि सत्ता का एक नशा ऐसा होता है कि जो मैं कहूं वही सही, खाता न वही जो पहले केजरीवाल कहे वही सही, खाता न वही जो ममता कहे वही सही। लेकिन अब शुभ्रांश, इसके लिए वो जो क्षेत्रीय दल हैं कई बार कांग्रेस को एरोगेंट बताते हैं और आप कह रहे हैं कि वो क्षेत्रीय दल जिनके पास सत्ता होती है उस समय समझते नहीं है और इनको एकजुट रखना अलायंस के तौर पर मेढक तौलने जैसा वाकई हो जाता है। बहुत धन्यवाद करता हूं।